नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। आज सबसे पहले सत्ता की वर्कशॉप में ऐसे कट्टरपंथियों की वैचारिक रिपेयरिंग होगी जिनकी कट्टर भावनाएं एक्ट्रेस सारा अली खान के केदारनाथ धाम जाने से हिल गई हैं, जिसके बाद इस फिल्मी कट्टरपंथियों ने सारा को नाम से अली हटाने की नसीहत तक दे डाली है। आज कट्टरपंथियों की 5 प्रजातियां भी आपको दिखाएंगे और इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। फिर इंदौर वाले बीबीसी कैफे का ऐसा ऑफर जिसमें कपल्स के लिए सिटिंग केबिन बनाए गए हैं, वो भी 99 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से। इस ऑफर पर बड़ा बवाल हो गया है और बात पुलिस तक पहुंच गई है। आज हम उन लोगों के भी पेच कसेंगे जो मेट्रो को अपना बेडरूम समझते हैं। फिर ज्ञानव्यापी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सत्ता की कुंजी भी तैयार है। कोर्ट ने शिवलिंग की कार्बन डेटिंग का आदेश दे दिया है। आगे क्या होगा और ये कार्बन डेटिंग होती क्या है, इस पर आज एक स्पेशल डेमो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। इससे ही शिवलिंग की उम्र क्लियर होगी। द केरल स्टोरी पर बैन लगाने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया और मंगलवार तक जवाब मांगा कि फिल्म पर बैन के पीछे तर्क क्या है। बैन हटाने की प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की मांग पर कोर्ट ने कहा कि बिना दूसरा पक्ष सुने बैन नहीं हटा सकते। अगली सुनवाई 17 मई को होगी। आज सुप्रीम कोर्ट में अडानी हिंडनबर्ग विवाद पर भी सुनवाई हुई। इस दौरान सेबी ने अपनी जांच पूरी करने के लिए 6 महीने का समय मांगा है। इस मामले पर अब कोर्ट 15 मई को सुनवाई करेगा। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को बड़ी राहत मिल गई है। इमरान को सभी केस में जमानत मिल गई और उनकी गिरफ्तारी पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 17 मई तक रोक लगा दी। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान में इमरजेंसी लगाने की तैयारी की जा रही है। इस पर कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया जा सकता है। और 7वीं अहम जानकारी ये कि न्यूज मित्रों को काउंटिंग डे के लिए हमारा निमंत्रण है। कल सुबह 6 बजे से टीवी 9 भारतवर्ष पर कर्नाटक और यूपी निकाय चुनाव के सबसे तेज और सटीक नतीजे दिखाए जाएंगे। आप इसके लिए अपना समय सुरक्षित रख लीजिए। तो सत्ता में आज सबसे पहले बात करेंगे देश के अंदर मौजूद धर्म के उन कट्टर ठेकेदारों की जो हमेशा गिद्ध की तरह टारगेट की तलाश में रहते हैं और अपनी तालिबानी सोच के सबूत लगातार देते रहते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान केदारनाथ धाम पहुंची तो कट्टरपंथियों की तमाम प्रजातियों में खलबली मच गई। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले देश के अलग अलग शहरों के वीडियो वायरल हो रहे थे जिसमें कुछ लोग मुस्लिम लड़कियों को घेर कर उनसे बदसलूकी कर रहे थे। ठीक उसी तरह सोशल मीडिया पर सारा अली खान को घेर कर कुछ कट्टरपंथी ट्रोलिंग कर रहे हैं और अपने शब्दों के जरिए बदसलूकी कर रहे हैं। बड़ा सवाल ये, जब कोई हिंदू एक्टर या एक्ट्रेस मस्जिद या मजार पर जाते हैं तब तो कोई बवाल नहीं होता। इसे सहिष्णुता की मिसाल माना जाता है। गंगा जमनी तहजीब का लेवल उस पर लगाया जाता है। लेकिन अगर कोई मुस्लिम एक्टर या एक्ट्रेस मंदिर में चला जाए तो कट्टरपंथी टूट पड़ते हैं। ऐसा शाहरुख खान से लेकर सारा अली खान तक सबके साथ हो चुका है। यहां आपको देश में सुपर एक्टिव हो चुकी कट्टरपंथियों की अलग अलग प्रजातियों के बारे में भी पता होना चाहिए। इनकी हरकतों और कुंठित विचारों को देखते हुए सत्ता में हमने कट्टरपंथियों की 5 प्रजातियों वाली खास कुंजी तैयार की है और इसमें आप अपना डायरी और पेन नोट करके रखिए इसमें कि कौन कौन सी प्रजातियां होती हैं, क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई प्रजाति आपके आसपास घूम रही हो। सबसे पहली प्रजाति है रील बाज कट्टरपंथी। ऐसे लोग स्पेशल मीडिया पर सुपर एक्टिव होते हैं, सोशल मीडिया पर, और रील बना करके धार्मिक कट्टरता फैलाते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। इसके अलावा फिल्मी कट्टरपंथी होते हैं जो खुद को स्वयंभू सेंसर बोर्ड समझते हैं। इन्हें ना देश के कानून से मतलब है, ना संवैधानिक संस्था से इनका कोई लेना देना है, ना ही तथ्य या सच्ची कहानी पर ये फोकस करते हैं। बस ये किसी फिल्म के ट्रेलर या फिर किसी फिल्मी हस्ती को किसी भी बात पर टारगेट करते हैं और मजहबी ज्ञान बांटते हैं। तीसरी प्रजाति है सड़क छाप कट्टरपंथी, जिनके शहर शहर गली गली घूम घूम कर कट्टरता फैलाने वाले वीडियो आपको दिख जाएंगे। ये मुस्लिम लड़कियों को मजहब की बेड़ियों में कैद रखने की नसीहत देते हैं। आधुनिकता के इस दौर में तालिबानी पाबंदियों का पाठ पढ़ाते हैं। कट्टरपंथियों की चौथी प्रजाति है पत्थरबाज कट्टरपंथी। ऐसे कट्टरपंथी कुछ वक्त पहले तक मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर के इलाके में पाए जाते थे। इनके दिमाग में नफरती जहर और हाथ में साजिश के पत्थर होते थे। इस काम की पेमेंट से ही इनकी जिंदगी चलती गई। लेकिन 370 हटने के बाद से ये प्रजाति अब पूरी तरीके से विलुप्त होने की कगार पर है।
जो 5वीं प्रजाति के कट्टरपंथी हैं वो भावनाओं के साथ खेलते हैं। इनका नाम है आंसूधारी कट्टरपंथी। इस प्रजाति के कट्टरपंथियों की जेब में हमेशा विक्टिम कार्ड रहता है। ये आंसू को हथियार बनाकर हमेशा कट्टरता फैलाने की ताक में बैठे रहते हैं। सत्ता में हमने 5 प्रजाति के कट्टरपंथियों का जिक्र किया। सत्ता के न्यूज मित्रों को और कोई भी प्रजाति देखने को मिले तो हमसे शेयर जरूर करें। हो सकता है इनमें से कई तरीके के कट्टरपंथी आपके शहर में हो, आपके इलाके में हो, आपके आसपास मौजूद हों। लिहाजा इन्हें पहचानना बेहद जरूरी है। तो सारा अली खान के साथ जो बदतमीजी हुई उसे विस्तार से दिखाने से पहले कट्टरपंथियों की प्रजातियां बताना जरूरी था। सारा अली खान को ट्रोल करने वाले असल में फिल्मी कट्टरपंथी हैं जो पिछले कुछ दिनों से सुपर एक्टिव हैं। इसकी वजह है फिल्म एक्ट्रेस सारा अली खान की तस्वीर। दरअसल सारा अली खान एक बार फिर बाबा केदारनाथ के दर्शन करने पहुंची। बुधवार को सारा अली खान ने अपनी इंस्टाग्राम अकाउंट पर केदारनाथ ट्रिप की कुछ तस्वीरें शेयर की। माथे पर तिलक लगाए सारा अली खान की यह तस्वीर उनके प्रशंसकों और मित्रों को पसंद नहीं आ रही है, लेकिन फिल्मी उनके मित्रों उनको तो पसंद आ रही है, लेकिन जो फिल्मी कट्टरपंथियों की आंखों में ये तस्वीरें शूल की तरह चुभ गई हैं। कट्टरपंथियों की पत्थरमार भावनाएं आहत हो गई। उन्हें एक मुस्लिम एक्ट्रेस का बाबा केदारनाथ के द्वार पर जाना और जय भोलेनाथ बोलना इस्लाम के खिलाफ लग रहा है। आपको फिल्मी कट्टरपंथियों से मिलवाएंगे, लेकिन पहले सारा अली खान की आस्था वाली तस्वीरों पर एक छोटी सी रील देखिए। इससे आपको पता चलेगा कि इस विवाद की शुरुआत कहां से हुई। पहली बार जब मैं यहाँ आई थी तो मैंने कभी कैमरे का सामना नहीं किया था। आज मैं कैमरे के बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती। धन्यवाद केदारनाथ बाबा, आज मैं जो हूँ मुझे वो बनाने के लिए, मुझे वो सब देने के लिए धन्यवाद जो मेरे पास है। बहुत कम लोग भाग्यशाली होते हैं जो आपके पास आते हैं। मैं आभार और सराहना से भरी हुई हूँ। मैं सिर्फ आपको धन्यवाद देने के लिए वापस आ सकती हूँ। जय भोलेनाथ। एक मुस्लिम एक्ट्रेस जिसके हजारों हिंदू फैंस हैं, जिसकी बाबा भोलेनाथ में अटूट आस्था है, जिसकी पहली फिल्म केदारनाथ थी, वो अपनी कामयाबी का क्रेडिट बाबा केदार को दे रही है। लेकिन ये आस्था, ये तहजीब चंद कट्टरपंथियों को चुभ रही है। एक फिल्मी कट्टरपंथी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सारा को अपने नाम से अली हटा देना चाहिए क्योंकि वो सनातन धर्म का पालन कर रही है। अली नाम ऐसे के साथ नहीं लिखा जाता। वो अपना नाम सारा खान या सारा राधा खान या सारा देवी या सारा रानी रख सकती है। उन्हें अपने नाम के साथ अली नहीं लगाना चाहिए। खान वो अपने अब्बा के सरनेम की वजह से लगा सकती है। सारा की तस्वीर पर कई कट्टरपंथी एक साथ टूट पड़े और एक एक्ट्रेस के उदार और सहिष्णु श्रद्धाभाव को सीधे हिंदू मुस्लिम में बांट दिया। एक ने सारा अली खान को मजहबी सर्टिफिकेट देते हुए लिखा कि वो नाम की मुस्लिम है। एक तरफ सोशल मीडिया पर मौजूदा फिल्मी कट्टरपंथी हैं वो सारा अली खान को नसीहत दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मौलानाओं की भी इस पर अलग अलग राय। जिसका जो धर्म है वो अपने धर्म के अंदर उसके उनकी हदों में रहना चाहिए, उससे बाहर नहीं निकलना चाहिए। इस तरीके की जब कोई नाम की लेडीज़ मुस्लिम लड़की अगर इस तरीके का अमल करेगी, सैफ अली खान, तो अब सैफ भी मुस्लिम नाम है, अली भी नाम है, खान भी मुस्लिम नाम है। वैसे तो सभी मुस्लिम नाम है, लेकिन हमारी एक्टरों का भी चाहिए कि अगर वो फिल्म बना रही हैं तो अगर वो जा रही हैं तो इसका भी लिहाज रखें कि किसी के धर्म को और किसी के धर्म की आस्था को ठेस न पहुँचे। अगर कोई मजहबी रसूमात किसी दूसरे मजहब का वो इस्तेमाल करती है अकीदत और एहतराम के साथ, तो फिर वो उससे उसकी मंशा और उसका मकसद पूछा जाएगा। अगर उसने जानबूझ के किया है तो फिर उसको इस्लाम से खारिज करने के लिए भी एक उलमा की टीम बिठाई जाएगी। मौलवियों के अकीदे को क्या हो, जब हर जगह अल्लाह मानते हैं तो हर जगह अल्लाह का तस्वुर भी है, अल्लाह का ख्याल भी है, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो, हर जगह अल्लाह है।
और ऐसा पहली बार नहीं है जब सारा अली खान हिंदू मंदिर गई हूँ, और ये भी पहली बार नहीं है कि सारा अली खान का हिंदू मंदिर में जाना फिल्मी कट्टरपंथियों को नागवार गुजरा हो। सारा अक्सर हिंदू मंदिरों में जाती रहती हैं। वो सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें भी शेयर करती हैं। साल 2021 के दिसंबर में सारा अली खान महाकाल के मंदिर गई थी। वहां की तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए उन्होंने जय महाकाल लिखा था। जिस तरह आज जय भोलेनाथ लिखने पर सारा अली खान ट्रोल हो रही हैं, ठीक इसी तरह जय महाकाल लिखने पर ट्रोलर्स ने उन पर वैचारिक पथराव किया था। उस वक्त भी इस तरीके के कमेंट सारा अली खान पर किए गए थे। एक फिल्मी कट्टरपंथी ने तब लिखा था कि तुम्हें मुस्लिम होने पर शर्म आनी चाहिए, शिर्क कर रही हो, अल्लाह का सामना कैसे करोगी। आखिर में वही एक रीलबाज कट्टरपंथी ने लिखा था कि अगर तुम्हें इस्लाम नहीं मानना तो मत मानो, लेकिन इस्लामी नाम बदल लो, प्लीज बदलो, ये दूसरों के लिए इस्लाम का अपमान है। आप सोचिए कुछ लोग कैसे खुद को धर्म का सबसे बड़ा ठेकेदार बताकर सारा अली खान सहित तमाम लोगों को सर्टिफिकेट बांटते हैं और एक सामान्य सी तस्वीर को धार्मिक दंगल का विषय बना देते हैं। सारा अली खान अक्सर हिंदू मंदिरों में जाती रही हैं और ट्रोलर्स उनको टारगेट करते रहे हैं। सत्ता के न्यूज मित्रों को एक बात यहां स्पष्ट करना जरूरी है कि कट्टरपंथियों की अलग अलग प्रजातियां तो होती हैं, लेकिन सही मायने में इनका कोई धर्म नहीं होता। वो धर्म को फसादी फ्रेम वाले चश्मे से देखते हैं। आपको बता दें कि मार्च 2020 में सारा अली खान काशी विश्वनाथ मंदिर भी गई थी। वहां उन्होंने बाकायदा दर्शन पूजन किया। हालांकि मंदिर जाकर पूजा करना कई लोगों को रास नहीं आया और इस पर विवाद भी हुआ था। कोई इसे परंपरा के खिलाफ बता रहा है, कोई धर्म के बहाने कटाक्ष कर रहा था। उस वक्त सारा अली खान ने एक वीडियो बनाकर अपनी शिव साधना की एक छोटी सी झलक दी थी। आज आपको ये जरूर देखना चाहिए। हालांकि इससे कट्टरपंथियों की सभी प्रजातियों के मन में शोले बरसने लगे। हाय सारा, वेयर आर यू? नमस्ते दर्शकों, हम पहुंच गए हैं बनारस के विश्वनाथ मंदिर। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की चूड़ियाँ मिल रही हैं। यस, मैनी कलरफुल बैंगल्स। प्लीज आते रहिए, बहुत ही क्राउडेड सी गली है जैसे कि आप देख सकते हैं। लेकिन हम भैया दही, यहाँ पे मिल रहा है दही। यस, यू हर्ड, दैट इज कर्ड। ये एक बड़ी सी दुकान आ गई है, अनलाइक द वाइब ऑफ द गली, विद मल्टी कलर्ड चूड़ीज। हम दिखाते हैं आपको यस, these are the colorful bangles। अगर आप हमें जानते हैं, आपको पता है that I really love bangles। तो अभी I'm going to buy some bangles, so I will see you soon। नमस्ते। एक विवाद सारा अली खान के कामाख्या मंदिर दर्शन करने पर भी हुआ था। कुछ समय पहले सारा असम के कामाख्या देवी मंदिर दर्शन करने पहुंची थी। यहां की तस्वीरें उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर की थी, जिसे देखकर लोग भड़क गए और उनसे धर्म के नाम पर सवाल करने लगे। इन तस्वीरों के अलावा भी सारा अली खान हर मौके पर हिंदू त्योहारों पर कभी अपनी आस्था दिखाती हैं और कट्टरपंथियों को आईना दिखाते हुए उन्हें ये बताती हैं कि ये हिंदुस्तान है, जहां कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। कोई भी इंसान मजहबी पाबंदी की जंजीरों में जकड़ा हुआ नहीं है। आपको हम सारा अली खान की हिंदू देवी देवताओं में आस्था वाली अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें महाशिवरात्रि पर सारा अली खान ने भगवान शिव की पूजा करते हुए तस्वीर पोस्ट की थी। कभी भगवान गणेश की पूजा करते हुए तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की थी। विजयदशमी पर सारा अली खान ने मां दुर्गा की पूजा वाली तस्वीर शेयर की। ये सिर्फ तस्वीर नहीं है, ये हिंदुस्तान में मौजूद धार्मिक सहनशीलता और तहजीब के सबूत हैं। ये सबूत इस बात का है कि आज की मुस्लिम महिलाएं आधुनिक विचारधारा को तरजीह दे रही हैं। उन्हें मुट्ठी भर कट्टरपंथी अपने इशारों पर नहीं चला सकते, अपनी धमकियों से उन्हें रोक नहीं सकते हैं। अगर कोई सारा अली खान को यह नसीहत दे रहा है कि उन्हें धर्म बदल लेना चाहिए, नाम से अली हटा लेना चाहिए, तो उनकी आंखों पर बंधी कट्टरपंथ की पट्टी हटाने वाली तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। 3 मई 2022 को सोशल मीडिया पर शेयर की गई एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, जिसमें सारा अली खान अपने फैंस को ईद की मुबारकबाद दे रही हैं और लिखा कि इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये ईद सभी के लिए शांति, सकारात्मकता और समृद्धि लाएगी। इसी तरह सारा अली खान की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, जो फिल्मी कट्टरपंथियों को देखनी चाहिए और अगली बार किसी तस्वीर पर कमेंट करने से पहले सोचना भी चाहिए। सारा अली खान मजार पर गई थी, जहां की तस्वीर उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की थी। सत्ता के न्यूज मित्रों को आज ये भी जानना चाहिए कि हम विरोध करने वालों को कट्टरपंथी क्यों कह रहे हैं, सवाल क्यों उठा रहे हैं। सवाल सिर्फ किसी की धार्मिक आजादी का नहीं है, सवाल सेलेक्टिव मानसिकता और हिंदू धर्म को टारगेट करने को लेकर भी है।
क्योंकि जब भी कोई हिंदू एक्टर या एक्ट्रेस मस्जिद या मजार पर जाते हैं तो धर्म का ज्ञान देने वाले लोग सन्नाटा ओढ़ लेते हैं, और जब मुस्लिम एक्टर या एक्ट्रेस मंदिर में जाते हैं तो जहर उगलना शुरू कर देते हैं। आपको कुछ तस्वीर दिखाते हैं कि कौन कौन से हिंदू एक्टर और एक्ट्रेस मस्जिद और मजार पर जाते रहे और उसके साथ साथ वहां जाकर सजदा करते रहे। इस बात पर किसी ने उनकी ट्रोलिंग बिल्कुल भी नहीं की। राजस्थान में अजमेर शरीफ दरगाह पर बिग बी यानी अमिताभ बच्चन भी कई बार आ चुके हैं। खासतौर पर अपने जन्मदिन पर अमिताभ के फैंस भी अक्सर यहां उनके नाम से फूल और चादर चढ़ाकर उनकी सलामती की दुआ मांगते हैं। बॉलीवुड स्टार अजय देवगन अक्सर अजमेर दरगाह शरीफ में माथा टेकने जाते हैं। वो अपने परिवार के साथ यहाँ कई बार आ चुके हैं। बॉलीवुड स्टार टाइगर श्रॉफ और तारा सुतारिया पिछले साल रिलीज हुई फिल्म हीरोपंती 2 की सफलता की मन्नत मांगने के लिए अजमेर शरीफ गए थे। इनकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण राजस्थान की इस दरगाह में कई बार अपनी फिल्म की सफलता के लिए दुआ मांगने आ चुकी हैं। बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों की स्टार एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा शादी से पहले और शादी के बाद भी लगातार यहां आती रही हैं, लेकिन ना तो इसमें किसी को आपत्ति है और ना ही कोई धार्मिक ज्ञान के तीर चला रहा है। और इस पर नजरिया 9 यही है कि धार्मिक स्वतंत्रता और हर धर्म का सम्मान जरूरी है, पर इसमें सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए और कट्टरपंथियों की 5 प्रजातियों से एक्स्ट्रा सावधान रहना चाहिए। ये 5 प्रजातियां हैं रीलबाज कट्टरपंथी, फिल्मी कट्टरपंथी, सड़क छाप कट्टरपंथी, पत्थरबाज कट्टरपंथी और आंसूधारी कट्टरपंथी। आपको किसी और प्रजाति के कट्टरपंथी मिले तो हमें बताना मत भूलिएगा। और सत्ता में अब बात करते हैं ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग वाली याचिका को स्वीकार कर लिया है। ज्ञानव्यापी मामले में बड़ा आदेश दिया गया। हाईकोर्ट के आदेश के 2 अहम पॉइंट हैं। पहला पॉइंट ये कि शिवलिंग की कार्बन डेटिंग होगी। दूसरा पॉइंट ये कि शिवलिंग की कार्बन डेटिंग बिना नुकसान पहुंचाए शिवलिंग की जाएगी। कोर्ट ने संबंधित विभागों को भी जरूरी सर्वेक्षण के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि निचली अदालत ने हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद निचली अदालत के फैसले को हिंदू पक्ष की महिलाओं ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। एएसआई ने हाईकोर्ट के सामने 52 पेज की रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें आईआईटी रुड़की, आईआईटी खड़गपुर समेत कई संस्थानों के एक्सपर्ट्स ने बताया था कि अब ऐसे कई तरीके हैं जिससे शिवलिंग को क्षति पहुंचाए बिना जांच की जा सकती है। हाईकोर्ट ने एएसआई की इस रिपोर्ट के आधार पर जिला कोर्ट का फैसला निरस्त कर दिया। शिवलिंग के साइंटिफिक सर्वे कराने के आदेश दे दिए गए। इनिशियली हमने ये प्रेयर की थी कि जो 16 मई 2022 को शिवलिंग बरामद हुआ है उसकी साइंटिफिक जांच की जाए। जिला जज महोदय ने 14 अक्टूबर को हमारी पिटीशन रिजेक्ट कर दी, इस आधार पे कि अगर साइंटिफिक जांच होगी तो शिवलिंग को क्षति पहुंच जाएगी। एएसआई ने माननीय उच्च न्यायालय के सामने रिपोर्ट पेश की 52 पेजेस की, जिसमें आईआईटी रुड़की, आईआईटी खड़गपुर, बीआईपीएस लखनऊ, आईयूएसी, ये सारे एक्सपर्ट्स ने ये कहा कि बिना डिस्ट्रक्ट किए हुए, बिना डिस्ट्रॉय किए हुए उनके पास ऐसे मेथड्स हैं जिससे शिवलिंग की साइंटिफिक जांच पॉसिबल है। कोर्ट ने इस सारी रिपोर्ट को मद्देनजर करते हुए, देखते हुए 52 पेजेस की इस रिपोर्ट के आधार पे माननीय जिला जज महोदय का फैसला सेट असाइड कर दिया, निरस्त कर दिया है और साइंटिफिक सर्वे की मांग को अलाउ कर दिया है। कोर्ट ने एएसआई के वकील को कहा है कि अब जिला जज महोदय के सामने 22 तारीख को पेश होंगे और जिला जज महोदय आगे इस मैटर में कैसे साइंटिफिक सर्वे होना है उस पर फर्दर ऑर्डर जिला जज महोदय पास करें। अब हम आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि कार्बन डेटिंग क्या होती है। कार्बन डेटिंग किसी चीज, वस्तु की उम्र पता करने का तरीका है। इससे कार्बन बेस्ड चीजों की उम्र पता लग सकती है। 50,000 साल पुरानी चीजों की उम्र जान सकते हैं। कार्बन डेटिंग से पहली बार लकड़ी की उम्र पता चली थी। कोई शिला या पत्थर की उम्र का भी इससे पता लग सकता है। रक्त अवशेष, हड्डी, त्वचा की कार्बन डेटिंग होती है। ज्ञानव्यापी विवाद में एक शब्द जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है कार्बन डेटिंग। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर कार्बन डेटिंग होती क्या है, कैसे कार्बन डेटिंग से किसी चीज की उम्र की जानकारी मिल सकती है। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या कार्बन डेटिंग से शिवलिंग की उम्र का पता लगाया जा सकता है। ऐसे तमाम सवालों के साइंटिफिक जवाब के लिए हमने प्रयोगशाला से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट तैयार की है, जिससे शिवलिंग को लेकर उठ रहे तमाम सवालों का पुख्ता जवाब मिल जाएगा। आपको हो सकता है ये थोड़ा टेक्निकल लगे, लेकिन हमारी अपील है कि सारे न्यूज़ मित्र ये ज़रूर देखें, क्योंकि ये बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग से जुड़ा संवेदनशील मामला है। इसके लिए 2 मिनट तो देने ही चाहिए। ये पीछे का चेंबर है
यहाँ पे हम लोग ये ग्लास बोट दिख रहा है शायद आप लोगों को, ये ग्लास बोट पे हम लोग वो सैंपल को डालते हैं। ड्राई सैंपल को थोड़ा छोटा छोटा पीस में काट के हम लोग ये बोट पे डालते हैं 6 to 7 ग्राम फॉर वुड। उसके बाद इसको हम लोग फिर से इधर लगा देंगे, लगा के चेम्बर में उसको कॉम्बशन करना पड़ता है, जलाना पड़ता है। 650 डिग्री टेम्परेचर में उसको जलाते हैं। कॉम्बशन होने से ये कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट कर देगा। जल के कोई भी काठ जलने से कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग इधर ये पीछे यहाँ पे 2 होल है, 2 चेम्बर है, ये 2 चेम्बर है ग्लास का, इसमें हम लोग भरते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें स्टोर करते हैं। लिथियम लेते हैं, लिथियम एक मेटल है, उसको लेके हम लोग, ये लिथियम वेसल है, इसके अंदर लिथियम को मेल्ट करते हैं। उसके साथ हम लोग ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट करा के लिथियम कार्बाइड फॉर्म करवाते हैं। लिथियम कार्बाइड के साथ जब लिथियम कार्बाइड फॉर्म हो गया, उसके साथ प्लेन मिलिक्यू वाटर, प्यूरिफाइड वाटर को रिएक्ट करवा के हम लोग एसिटिलीन प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद हम लोग उस चीज को ऑलमोस्ट 28 डेज के लिए हम लोग फ्रीजर में रख देते हैं। फ्रीजर में रखने से उसका जो बाकी कुछ इफेक्ट वगैरह रहता है, दूसरा रेडियो एक्टिव कुछ मटेरियल का, रेडॉन का, वो मिनिमाइज हो जाता है। उसके बाद हम लोग उसको LSC बोल के, और एक जो मेन मशीन है लिक्विड सिंथिलेशन काउंटर, उसमें हम लोग काउंट के लिए देते हैं। ऑलमोस्ट हम लोग 60 साइकिल्स चलाते हैं, ऑलमोस्ट इट विल टेक 7 डेज। उसके बाद उसका से जो डेटा निकलता है उसको हम लोग कैलिब्रेट करके एज में कन्वर्ट करते हैं। और अब सत्ता में एक ऐसी खबर जो इस वक्त मध्य प्रदेश के साथ पूरे देश में विमर्श का सबसे हॉट और ट्रेंडिंग टॉपिक है। आपने आज तक कई तरीके के विज्ञापन देखे होंगे, बम्पर सेल वाले चमकदार ऑफर्स के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसा विज्ञापन दिखाने जा रहे हैं जिस पर इस वक्त मध्य प्रदेश में बड़ा विवाद हो गया है। और इस विज्ञापन को देखकर आपको हैरानी भी जरूर होगी। ये विज्ञापन है इंदौर में खोले गए BBC कैफे का। गौर से सुनिए, BBC कैफे, जहां 99 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से कपल्स के लिए स्पेशल सिटिंग केबिन्स उपलब्ध करवाए गए हैं। मतलब कोई भी कपल 1 घंटे के 99 रुपए दे सकता है और इन केबिन्स का इस्तेमाल कर सकता है। कैफे के मालिक ने 99 रुपए वाले इन केबिन्स को नाम तो सिटिंग केबिन्स का दिया है, लेकिन इस कैफे के प्रचार के लिए जो वीडियो शूट करवाया गया, उसे देखने के बाद ये एकदम क्लियर है कि केबिन्स बनाने वाले ने इन्हें खोलने से पहले अपने दिमाग में कौन कौन से स्क्रीन प्ले लिखे होंगे। इंदौर में इस विज्ञापन पर असली बवंडर तब उठा जब इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया। लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया, मामला पुलिस तक पहुंच गया। अब इस BBC कैफे के विज्ञापन को लेकर बड़ी बहस शुरू हो गई है और पूरा विमर्श 2 पक्षों में बंट गया है। एक पक्ष का कहना है कि ये अश्लीलता है और अश्लीलता की लकीर कभी भी सामाजिक मर्यादा को पार नहीं कर सकती, जबकि दूसरा पक्ष इस बात की दुहाई दे रहा है कि इस देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी है। ये तर्क आपस में टकराकर समाज में नई चिंगारियां पैदा कर रहे हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा गर्मी है। लेकिन कानून की मोटी डिक्शनरी में तर्कों और तथ्यों की कसौटी पर अश्लीलता को बढ़ावा देने वाला यह विज्ञापन गैर कानूनी है। सोशल मीडिया पर कैफे का विज्ञापन पोस्ट करने की वजह से BBC कैफे के संचालक के खिलाफ IPC की धारा 292 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है, जिसके मुताबिक अगर कोई व्यक्ति अश्लीलता वाले विज्ञापन को जानबूझकर पोस्ट करता है या सार्वजनिक स्थल पर चिपकाता है तो ये कानून की नज़र में अपराध है। इसमें 3 साल तक की जेल और 1000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसीलिए सिटिंग केबिन्स वाले कैफे मालिक के खिलाफ पुलिस का एक्शन शुरू हो चुका है। छतरीपुरा थाना क्षेत्र में एक ब्लू बॉटल कैफ़े करके एक रेस्टोरेंट है, जहां पर जिनके द्वारा इंस्टाग्राम के माध्यम से एक अश्लील एडवर्टाइजमेंट ऐड प्रकाशित किया गया था, जिसके विरुद्ध में शिकायत प्राप्त होने पर मामला पंजीबद्ध किया है। वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो कानून के मुताबिक इंदौर में कपल के लिए खोला गया ये सिटिंग केबिन्स वाला कैफे अपराध की श्रेणी में आता है और इसमें सामाजिक मूल्यों की लक्ष्मण रेखा को पार किया गया है। वैसे एक बात तो सच है कि भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी संवैधानिक अधिकार तो है, लेकिन यह भी एक सच है कि यह आज़ादी अनलिमिटेड नहीं हो सकती। भारत में संवैधानिक आचरण की एक मर्यादा है और इसके लिए कानून ने और भारतीय समाज ने मर्यादा की एक रेखा खींची है। इसके सम्मान की अपेक्षा देश के हर नागरिक से की जाती है।
इसी आधार पर इंदौर वाले इस विज्ञापन पर बड़ा बवाल शुरू हो गया और इसमें तमाम नेता और संस्कृति की रक्षा का दावा करने वाले समूह कूद पड़े। आपको प्रतिक्रियाओं से भरी एक न्यूज़ रील भी दिखाते हैं, इससे यह विषय थोड़ा और खुलेगा। लेकिन उस रील पर जाने से पहले जब देश में सिटिंग केबिन या यूं कहें किसिंग केबिन पर बहस हो रही है तो एक विमर्श उन लोगों पर भी जरूरी है जो किसी पब्लिक प्लेस को अपना बेडरूम समझते हैं। दिल्ली मेट्रो से अब आए दिन किसी वेब सीरीज की तरह नए नए एपिसोड रिलीज हो रहे हैं जिन्हें समाज के सेंसर बोर्ड में ए यानी एडल्ट सर्टिफिकेट दिया जाता है। लेकिन ऐसे लोगों को यह समझाने की जरूरत है कि बालिग होना अश्लीलता फैलाने का लाइसेंस नहीं है। दिल्ली मेट्रो मौजूदा वक्त में रोमांस और रील बनाने का सबसे बड़ा अड्डा बनती जा रही है और इसके किरदार वो लोग हैं जिन्हें वायरल होने का चस्का लगा हुआ है। इस बात का सबूत दिल्ली मेट्रो के अंदर रिकॉर्ड हुआ सबसे नया वीडियो है जिसमें कपल एक दूसरे को किस कर रहा है। इन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि वो एक सार्वजनिक स्थल पर हैं और उस मेट्रो में हैं जिसमें युवाओं के साथ महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी सफर करते हैं। ऐसी तस्वीरों पर मेट्रो प्रशासन से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर मेट्रो में ये हो क्या रहा है। क्या कोई देखने और एक्शन लेने वाला नहीं है? सार्वजनिक स्थान पर ऐसी हरकतों पर जिम्मेदारी की चेन भी देखनी चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी की इस चेन में पहले किरदार वो लोग नहीं तो जो इस तरीके की हरकत किसी सार्वजनिक स्थान पर कर रहे हैं, बल्कि वो लोग हैं जो ऐसे लोगों को आपत्तिजनक स्थिति में देखकर या तो मोबाइल देखने लगते हैं या फिर बाहर की तरफ देखने लगते हैं या फिर अपनी नजरें झुका लेते हैं या वीडियो बनाने लगते हैं, लेकिन कोई भी इन्हें आगे बढ़कर रोकता नहीं है और इन्हें एहसास भी नहीं दिलाता कि ऐसा करना भारत में गैर कानूनी है और इस पर सजा हो सकती है। इस जिम्मेदारी की चेन का दूसरा किरदार वो डीएमआरसी है जिसकी मेट्रो से अक्सर नए नए वीडियो रिलीज हो जाते हैं, लेकिन व्यवस्था बदलती नहीं है। इस चेन का तीसरा किरदार वो लोग हैं जो सार्वजनिक स्थान पर ऐसी हरकतें करते हैं। हो सकता है कि ऐसे लोगों को इन हरकतों से कोई फर्क ना पड़ता हो और यह भी संभव है कि इन्हें सार्वजनिक आचरण का ज्ञान ही ना हो। इसलिए सार्वजनिक स्थल पर अश्लीलता का कानून तोड़ने वाले नौजवानों को पुलिस की निगरानी में व्यवहारिक कोचिंग लेनी चाहिए और ये सीखना चाहिए कि सार्वजनिक स्थलों पर कौन कौन सा आचरण आपको कानूनी तौर पर दोषी बना सकता है। वैसे जो नौजवान जोश में होश खोकर दिल्ली मेट्रो के कोच को अपना बेडरूम समझ रहे हैं, उन्हें आज अपने आचरण के साथ साथ अश्लीलता पर प्रहार करने वाले कानून के बारे में भी जानना चाहिए। अगर कोई पुरुष या महिला सार्वजनिक जगह पर किस करते हैं या अश्लीलता फैलाते हैं तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। ऐसे मामले में पुलिस को आईपीसी की धारा 294 के तहत अधिकार दिया गया है। सार्वजनिक स्थल पर अश्लीलता फैलाने के अपराध में 3 साल की जेल, आर्थिक जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान है। वैसे कानून के साथ साथ डीएमआरसी भी मेट्रो में होने वाली इन हरकतों पर अब गंभीर नजर आ रही है। डीएमआरसी ने अश्लील हरकतें रोकने के लिए दिल्ली मेट्रो में फ्लाइंग स्क्वाड तैनात करने का फैसला किया है। फ्लाइंग स्क्वाड में शामिल जवान सिविल ड्रेस में हो सकते हैं जो लोगों पर नजर रखने के लिए खुद मेट्रो में सफर करेंगे। इसलिए मेट्रो में सीसीटीवी कैमरों के जरिए सर्विलांस भी अब तेज करने की तैयारी। इसके अलावा डीएमआरसी ने लोगों से यात्रा के दौरान ऐसी अश्लील हरकतें ना करने की भी अपील की है। साथ ही मेट्रो में सफर करने वाले बाकी यात्रियों से गुजारिश की है कि वो इस तरीके की घटनाओं की जानकारी तुरंत मेट्रो कर्मचारियों या फिर सीआईएसएफ को दें। इसके लिए बाकायदा एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया और ये नंबर 8130099090। एक बार फिर से नोट कीजिए 8130099090। यानी अब आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपके आसपास मेट्रो में कोई अश्लील हरकत होती है तो आपको अपनी नजरें नहीं फेरनी है, इसे नजरअंदाज नहीं करना है, बल्कि इसकी रिपोर्ट करनी है। वैसे जो वीडियो दिल्ली मेट्रो से निकलकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिस तरह से उस पर विमर्श हो रहा है, अश्लीलता बनाम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तर्क दिए जा रहे हैं, उस पर हमने एक और छोटी सी कुंजी तैयार की है। आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में दुनिया के ऐसे कई देश हैं जहां सार्वजनिक स्थान पर किस करना, हाथ पकड़कर घूमना या फिर गले लगाना कानूनन अपराध नहीं है। इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका के अलावा कई यूरोपीय देश भी शामिल हैं। लेकिन भारत में अभी कानून और समाज की कसौटी पर किसी भी तरीके से सार्वजनिक तौर पर अश्लीलता फैलाना उचित नहीं माना जाता है। भारत में इस पर एक लक्ष्मण रेखा खिंची हुई है और इस पर नजरिया 9 सत्ता की इस कुंजी में एक पहलू और सामने आया और वो ये कि सार्वजनिक स्थान पर अश्लीलता फैलाने पर
एक्शन लेते हुए सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए। कई लोगों ने यह सवाल भी उठाया कि सार्वजनिक स्थानों पर या किसी कैफे केबिन में किसिंग पर आपत्ति है, लेकिन फिल्म और वेब सीरीज के जरिए किसिंग के सार्वजनिक प्रसारण पर कोई कुछ नहीं बोलता। ये भी रुकना चाहिए। तो आपको जानकारी दे दें कि इस पर नियम कानून सिर्फ ए सर्टिफिकेट देने तक सीमित है। इस पर प्रसारण रुकता नहीं है, जारी रहता है। कुल मिलाकर यह पूरा मामला सार्वजनिक आचरण से जुड़ा हुआ है और इसकी लक्ष्मण रेखा है। भारतीय कानून और भारतीय समाज दोनों ने इसको खींचा हुआ है। मेट्रो ट्रेन के फ्लोर या कैफे के केबिन को बेडरूम बना देने की इजाजत कानून नहीं देता है और देश के कानून से ऊपर तो कोई है ही नहीं। इसलिए कानून का पालन करने में ही समझदारी है। और सत्ता में अब बात करते हैं देश में रहकर देश विरोधी बयान देने वाले नेताओं की, जो कभी पाकिस्तान प्रेम को लेकर, कभी आतंकी प्रेम को लेकर सुर्खियों में रहते हैं और एंटी इंडिया एजेंडा चलाकर सियासी गणित सेट करते हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने भारत की खुफिया एजेंसी आईबी को लेकर एक ऐसा विवादित बयान दिया है जिस पर पिछले 24 घंटों से जबरदस्त चर्चा हो रही है। इनकी बात सुनिए और इनकी खतरनाक सोच और एजेंडे का अंदाजा लगाइए। मुसलमान एजेंट बनुमुत आज पता लगान कुछ यमन सत कुछ डर लगान बस बट डर लगान यमन मा पोस दिवान। आज आईबी सान बचन पोस दिवान। तमो 15,000 बच तैयार कर्मित यमन पोस दिवान हर रेत। तमन बचन पता करन तिमन तिम कतल इसे बाकियन करन पता मुझे समझा बस तिम चीज पकान पगा तक मोबाइल चिप दिखमत मोबाइल चिप दिखमत तिमन वन खतर कत क्या गसान होश कर पन बचत पर थी नजरिया नहीं। आपने गौर किया, फारूक अब्दुल्ला इंटेलिजेंस एजेंसियों के कामकाज पर भी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। देश की खुफिया एजेंसियों को सूचना देना कोई बुरा काम नहीं है, अपराध नहीं है। देश की एजेंसियां किसी हिंदू या मुस्लिम को अगर सूचनाओं के बदले इनाम देना चाहती हैं तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। लोग हिंदू या मुस्लिम बाद में है, सबसे पहले एक भारतीय है और उनके लिए देश और मानवता से बड़ा कुछ भी नहीं है। अगर जम्मू कश्मीर में मुस्लिम समुदाय आगे बढ़कर देश के काम आना चाहता है और खुफिया सूचनाएं देकर आतंकियों को ध्वस्त करना चाहता है तो इसमें किसी नेता को बीच में नहीं आना चाहिए और अपने मन में पल रही असुरक्षा की भावना को लोगों की भावना बताकर एजेंडा नहीं चलाना चाहिए। देखिए, लेकिन इस सब के बीच में सत्ता में जो वक्त है वो खत्म हो गया है। लेकिन सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने विचार सुझाव हमें व्हाट्सएप जरूर करें।